फ्रेंड्स, देखा जाए तो आज 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त का दिन हर वर्ष आता है और ये हमको ये बताने के लिए आता है कि हम एक समय में गुलाम थे, परंतु हो सकता है आज की आने वाली जो पीढ़ियां हैं उस गुलामी को भूल गई हैं, वो एक अलग बात है। परंतु हमको जो स्वतंत्रता मिली, किस चीज की स्वतंत्रता मिली, आखिरकार हमको मिल क्या गया जिसको हमने 15 अगस्त को आजादी समझ के मनाने लगे। हमारे पास एक राष्ट्र बनने के लिए जो चीजों की आवश्यकता होती है कि एक भूमि होना चाहिए, भूमि हमारे पास थी, जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या हमारे पास थी, एक सरकार होनी चाहिए, अंग्रेजों की सरकार थी। फिर दूसरी बात, हमारे पास कोई चीज नहीं थी तो वो थी संप्रभुता। संप्रभुता होती क्या है? संप्रभुता वो होती है बाह्य या आंतरिक जो निर्णय लेने का जो अधिकार होता है, वो स्वतंत्रता होती है। और वो जो अधिकार है वो हमको 15 अगस्त को मिला। परंतु हमको मिल तो गया आजादी, हमको राजनीतिक आजादी मिल गई, आर्थिक आजादी मिल गई, परंतु यदि देखा जाए हमको आज तक यदि कोई भी चीज यदि नहीं मिली है वो है सांस्कृतिक आजादी। बहुत से लोगों को के मन में ये आ रहा होगा कि आखिरकार ये सांस्कृतिक आजादी क्या है? सांस्कृतिक आजादी का मतलब है पाश्चात्य जो सभ्यता है, यूरोपियन जो इंग्लिश हमारे जीवन में घुल गई है। क्योंकि जो है आप देखेंगे 1813 को जो चार्टर एक्ट आया, उसके बाद जो है 1833 का आया, ये तो इतिहास का विषय है। तो उसमें से जो लॉर्ड मैकाले था उसने कहा कि हमको भारत के लोगों को ऐसा बनाना है कि वो बॉडी से, शरीर से तो भारतीय हो, परंतु मन या मस्तिष्क से जो है वो यूरोपियन हो, इंग्लैंडियन हो। और ऐसा उसने बना दिया। हमको 15 अगस्त 1947 को कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव से तो आजादी मिल गई, परंतु लॉर्ड विलियम बेंटिंक से आजादी नहीं मिल पाई। इतिहास का विषय है ये, इतिहास में पढ़ेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है आप सभी को भी 77वें स्वतंत्रता दिवस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आजादी के 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हम 77वें वर्ष में आ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है हिंदी वर्णमाला, जिसमें से हिंदी भी हम पढ़ेंगे। हम ऐसी हिंदी नहीं पढ़ेंगे कि वो भूल जाए, रट के बैठे। ये गारंटी, आप विश्वास, ये मैं दिला रहा हूं कि हिंदी ऐसी पढ़ी जाएगी कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। बहुत सी चीजें आप ऐसी पढ़ेंगे कि वास्तविकता से ऐसा लेना देना नहीं होगा, वास्तविकता से, परंतु कल्पनाओं के माध्यम से यदि देखा जाए तो वो ऐसा होगा। ठीक है ना? तो उसकी भी ट्रिक, आपने मैथ में ट्रिक पढ़ी, ठीक है ना? साइंस पढ़ते हैं उसमें भी ट्रिक बना लेते हैं, कोई भी जीएस पढ़ते हैं उसमें भी ट्रिक बना लेते हैं। आखिरकार हिंदी में क्यों नहीं ट्रिक लेते हैं? हिंदी में ट्रिक हम देंगे ना, परेशान क्यों? फिर दूसरी बात, ट्रिक है 90% लागू होगी, और ये गारंटी हम दे रहे हैं। स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उसमें हिंदी का अपना अलग ही रोल रहता है। हिंदी और एक ऐसा विषय है, यदि इसमें थोड़ा से भी यदि मेहनत कर लिया जाए, इसमें अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। जितना आप मैथ में या जीएस में, जीके में इसमें टाइम देते हैं, उससे जो है 40% टाइम हिंदी मांगती है और अच्छा रिजल्ट देने की क्षमता रखती है। दूसरी बात कि हिंदी जो है ना, हिंदी जब हमें
जूनियर लेवल तक हिंदी में सभी चैप्टर होते हैं, परंतु यूपी बोर्ड में देखा जाए तो जो 9 से 12 तक का जो हिंदी का सिलेबस यदि आप देखेंगे तो हिंदी का जो ग्रामर पोर्शन है इतना अच्छा नहीं दिया है, जिसके कारण आगे आने वाले जो बच्चे होते हैं ना हिंदी में डाउन मार जाते हैं, हिंदी उनको समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसमें यदि है गद्य पद्य है, ग्रामर का अच्छा पोर्शन नहीं है और जूनियर तक कोई इतना ध्यान नहीं देता है पढ़ने में, वही फिर आगे आके दिक्कत होने लगती है। परंतु ये दिक्कत यहाँ हो सकता है कि 1 या 2 वीडियो इस वर्ण विचार के हों, परंतु ये गारंटी है वर्ण विचार जिस पेपर में आता है उसमें 3 से 4 नंबर अवश्य ही पूछा जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्ण विचार सबसे ज्यादा हिंदी में पूछा जाने वाला टॉपिक है, और यदि इसको सही प्रकार से पढ़ा जाए तो सबसे अच्छा नंबर यदि कोई हिंदी में देता है तो वो है वर्ण विचार। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें से वर्ण विचार। वर्ण विचार सबसे पहले आपको विचार किसमें करना है? वर्ण के विषय में करना है। वर्ण होते क्या है आप सभी लोगों ने पहले पढ़े, नहीं पढ़े फिर पढ़ लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ा है? हो सकता है कि बहुत से लोगों को वर्ण न मालूम हो, स्वर नहीं आते हो, व्यंजन नहीं आते हो। अरे नहीं आते तो आ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ा है, ये दिक्कत है। पढ़ते हैं। सबसे पहले है वर्ण। आखिरकार वर्ण होता क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटर। ठीक है ना? हमने बताया था कि इसका दूसरा नाम जो होता है, दूसरा नाम इसको कह देते हैं अक्षर। क्या कह देते हैं? अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। हमने बताया था कि अक्षर आ का मतलब नहीं, जहां भी आ आए आप हमेशा 90% ये सोच लीजिए आ का मतलब होता है नहीं। अच्छा मीन्स आप कह सकते हैं टुकड़े, अर्थात ऐसी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे जो है वर्ण कहते हैं। प्रश्न बना देता है, ये बताइए कि छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? एग्जाम्पल में रख देगा। वर्ण, शब्द, वाक्य, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न इसमें भी परिभाषा से बनाया जा सकता है। वो टाइम गया कि जब आयोग डायरेक्ट जो है प्रश्न पूछ लेता था, तो आज वो टाइम नहीं है। आज आयोग कुछ भी पूछ सकता है। दूसरी बात जो है वर्ण, हमने कहा क्या है? वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर हो गया। दूसरा है, यदि देखें वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला, अल्फाबेट, ये क्या होता है? आपने यदि देखे होंगे बहुत सारी मालाएं देखी होंगी। मोतियों की माला देखी होंगी, रुद्राक्ष माला देखी होंगी ना, पहने भी होंगे मेरे हिसाब से। अगर मोती माला आपने देखी है, मोती माला, तो किससे बनी होगी? मोती से। ठीक है ना? तो वर्णमाला क्या है? वर्णमाला बनी होगी वर्ण से। अब वो मोती माला होती है, उसको एक व्यवस्थित समूह में लगाते हैं तभी तो माला बन पाएगी। इसी प्रकार वर्णों को व्यवस्थित समूह में लगा देंगे तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब हमको व्यवस्थित समूह, आप कहेंगे कि व्यवस्थित समूह मतलब वर्ण कैसे भी रख दे वर्णमाला बन जाएगी? नहीं, नहीं बन जाएगी। आप कह देंगे ये क लिखा है, ये अंगा लिखा है, ये झ लिखा है, ये ट लिखा है, क्या ये वर्णमाला है? ये वर्णमाला नहीं है। मतलब बाकी ये वर्ण है, ये सभी वर्ण है, तो क्या ये वर्णमाला बन गई? नहीं बनी, क्योंकि हमने कहा कि वर्णों को व्यवस्थित समूह में लगाना है। क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, घ के बाद
अंगा, ये व्यवस्थित समूह में लगे हैं, इसलिए ये वर्णमाला है, ये वर्णमाला नहीं है। मेरे हिसाब से समझ में आ भी गया होगा सभी लोगों को। दूसरी बात जो है, हिंदी में यदि वर्णमालाओं की संख्या देखी जाए तो आप सभी को मालूम है कि हिंदी में वर्णमालाओं की संख्या जो होती है वो होती है 52। कितनी होती है? 52। दूसरी बात की वर्ण के भेद, वर्ण के भेद, वर्ण के भेद मुख्यतः यदि देखे जाएं वर्ण के भेद तो दो होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। मुख्यतः दो ही होते हैं और यदि देखा जाए कहीं कहीं आपको तीन भी देखने को मिल जाते हैं। एक जो इसमें अयोगवाय को तीसरा भेद मान लिया जाता है, अयोगवाय। बाकी मुख्यतः आप दो ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्वर, वर्ण के भेदों में सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर। क्या पढ़ेंगे? स्वर, वोवेल। स्वर होता क्या है? आप स्वर से याद रखिए, स्वर मतलब स्वतंत्र, स्वर मतलब स्वतंत्र। आगे भी आपको स्वर दिख रहा है और इसमें भी स्वर दिख रहा है, इससे याद रखेंगे कि स्वर मतलब स्वर और स्व मीन्स स्वतंत्र, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से जो वर्ण बोले जाएंगे वो स्वर कहलाएंगे। याद कैसे करना? याद नहीं करना, हमने पहले बताया। आप सामने देखिए हर चीज लिखा हुआ है। स्वर मीन्स स्वर और स्व मीन्स स्वतंत्र। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, इनकी संख्या यदि देखी जाए, संख्या हिंदी में इनकी संख्या जो होती है वो होती है 11। कितनी होती है? 11। दूसरी बात कि इसमें भेद कितने होते हैं स्वर के? स्वर के इसमें स्वर के भेदों में स्वर की मुख्यता यदि देखा जाए तो 4 भेद दिए गए हैं। और आप कहीं कहीं देखेंगे स्वर के जो भेद हैं वो डायरेक्ट स्वर के भेद मात्राओं के आधार पर ही बताए जाते हैं। और जो मात्राओं के आधार पर स्वर के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, मात्राओं के आधार पर। क्योंकि जो अन्य आधार हैं जैसे जीभ हो गया, ओष्ठ हो गया, मुखाकृति हो गया, मात्रा हो गया, इनको भेद में बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। डायरेक्ट स्वर के भेद 3 बता देते हैं, जो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। परंतु हम मात्राओं के आधार पर भी पढ़ेंगे और जिह्वा के आधार पर भी पढ़ेंगे, उच्चारण के आधार पर भी पढ़ेंगे, मुखाकृति के भी आधार पर हम स्वर के भेद पढ़ेंगे। जिसमें से सबसे पहले यदि हम देखें स्वर के भेदों में से तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, पहला उच्चारण या मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, जिसमें से आप देखेंगे कि ये 3 भेद होते हैं। पहला होता है, आप देखेंगे ह्रस्व स्वर। दूसरा जो होता है वो होता है दीर्घ स्वर। और तीसरा जो होता है वो होता है प्लुत स्वर। ये क्या होते हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ह्रस्व स्वर क्या होता है
कि वे स्वर जिनको बोलने के लिए कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। बोलने में, उच्चारण में जो कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब इसमें जो है कम से कम समय लगेगा, कम से कम समय लगेगा। और इनकी यदि संख्या देखी जाए तो इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। और 4 कौन कौन से हैं? वो 4 हैं, आप देखेंगे, छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया और री हो गया। ये ह्रस्व स्वर है। इनके उच्चारण में जो है आपको कम से कम समय लगता है। दूसरी बात आप देखेंगे, दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर वो होता है जिनका उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है। 2 गुना समय लगता है। किसके? ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वरों के उच्चारण में। और इनकी यदि संख्या देखी जाए तो इनकी संख्या होती है 7। और वो 7 होते कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे, बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। मेरे हिसाब से 7 हो गए होंगे। 2 2 4 2 6 1 7। ये 7 जो होते हैं वो होते हैं दीर्घ स्वर। यदि हम देखें, दीर्घ स्वर अपने आप में इसके 2 भेद होते हैं। यदि हम देखें, पहला होता है जो दीर्घ स्वरों के भेद में, वो होता है, इसे कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर। दूसरा होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर मतलब मूल दीर्घ स्वर क्या है? ये वे स्वर हैं जो सजाती अपने ही समान वर्णों से मिलकर बने हैं, वो मूल दीर्घ स्वर है। जैसे आप देखेंगे कि छोटा अस और छोटा आ जब मिल गया है ये बड़ा आ बन गया, ये मूल दीर्घ स्वर है। छोटी ई और छोटी ई मिल गई है तो ये बन गया है बड़ी ई। उसके बाद यदि छोटा ऊ और छोटा ऊ ये मिल गया तो बड़ा ऊ बन गया। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी संख्या कितनी हुई? मूल दीर्घ स्वरों की संख्या आ गई 3। कितनी है? 3 इनकी संख्या है। और संयुक्त दीर्घ स्वर क्या है? संयुक्त दीर्घ स्वर वो हैं जो विजाती, मतलब अपने समान नहीं, उनके अलावा, जैसे आ और ई। आ और ई के मिलने से जो है ये बन गया। आ प्लस ऊ के मिलने से ओ बन गया। और आ ई से ए बन गया, आ ऊ से औ बन जाता है। मतलब इसमें से ए और औ। इनकी संख्या 4 हो गई। तो ये इनके भेद होते हैं, ये दीर्घ स्वर के भेद। जिसमें से प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर वो होता है जो ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लेता है। जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें से आपको एक ही आपको देखने को मिलेगा, ये जो प्लुत दीर्घ स्वर है इसका हिंदी भाषा में कोई उच्चारण आपको देखने को नहीं मिलता है। हिंदी भाषा में इसका प्रयोग देखने को नहीं मिलता है, परंतु यदि ये जो है संस्कृत भाषा में देखने को मिलता है। जैसे आपने यदि बहुत चर्चित एग्जाम्पल देखा होगा ओम, ये जो 3 के आकार का दिख रहा है ना, ये प्लुत स्वर है। ये क्या? प्लुत स्वर। इसका उच्चारण में प्रयोग किया जाता है केवल, और इसका हिंदी भाषा में कोई प्रयोग नहीं है। संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग देखा गया है। इसलिए जो है उच्चारण की दृष्टि से जो है हमने 3 भागों में स्वरों को
बांटते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वो है जो कम से कम समय उच्चारण में लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आगे है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो स्वर है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है, उसे जो है प्लुत स्वर कहते हैं। इसका हिंदी भाषा में कोई स्थान नहीं है, परंतु संस्कृत भाषा के ये वर्ण है और जो है इसका प्रयोग देखने को इसमें मिलता है। दीर्घ स्वर के यदि भाग देखें, 2 भागों में इसको बांट देते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। इसमें से मूल दीर्घ स्वर की संख्या 3 है, संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या 4 है। अभी तक आपने ये पढ़ा उच्चारण की दृष्टि से। आगे हम पढ़ेंगे जो जीभ। जीभा की आकृति के अनुसार, जीभ की आकृति के अनुसार ये क्या है? जीभा की आकृति के अनुसार यदि स्वर देखा जाए तो स्वर जो है 3 भेद होते हैं इसके। आप जीभ देखेंगे, जीभ ये अग्रभाग होता है, ये मध्य भाग होता है, ये पश्चिम भाग होता है, मतलब पीछे का भाग, पश्चिम भाग ये होता है। तो देखा जाए इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है अग्र भाग, दूसरा होता है मध्य भाग और जो तीसरा होता है वो होता है पश्चिम भाग। पश्चिम भाग जिसमें से अग्र भाग में कौन कौन से स्वर होते हैं, पश्चिम भाग में कौन कौन से स्वर होते हैं और मध्य भाग में कौन कौन से स्वर होते हैं। सबसे पहले जो मध्य भाग में आप रख लीजिए वो छोटा आ। छोटा आ जो है वो मध्य भाग का है और बाकी जो है आप देखेंगे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये अग्रभाग के हो गए। उसके बाद जो है जितने बच्चे क्या हैं, बड़ा आ बच्चा है और ए बच्चा है, ऐ बच्चा है, ओ और औ। ये पश्चिम भाग हो गए। मतलब मध्य भाग से जो है इधर से छोटा आ का उच्चारण होता है, पश्चिम भाग से आप देखेंगे तो बड़ा आ, ए, ऐ, ओ और औ का उच्चारण होता है। अग्र भाग से छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ का उच्चारण होता है। उच्चारण की दृष्टि से इसमें जीभ की आकृति के अनुसार यदि देखा जाए तो स्वर को के 3 भेद होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग, जिसमें से अग्रभाग में 4 वर्ण होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। उसके बाद मध्य भाग में केवल छोटा आ होता है और जो बचे हुए हैं 11 स्वरों में वो बड़ा आ, ए, ऐ, ओ, औ ये आपके जो है पश्चिम भाग में होते हैं। और ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये बताइए जीभ की आकृति के अनुसार स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से भेद हैं, इनमें से कौन सा जीभ के अग्रभाग से उत्पन्न होता है। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। अब तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन अब आने लगे हैं। अब तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि लोग सोचते हैं कि हमने पढ़ा तो सब है, या कहां से गया, हमें तो सब आता है, या कहां से गया, आ नहीं गया। आपने पढ़ा, प्रैक्टिस सेट के अनुसार पढ़ा कि जो पहले पेपर आते थे उसी हिसाब से आज भी आ रहे हैं, नहीं आज वैसे नहीं आ रहे हैं।
पहले पेपर आते थे डायरेक्ट पूछ लेते थे कि बताइए कि हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, उतने में पास हो जाते थे। तो आज थोड़ा पास हो जाएंगे आप, राष्ट्रीय पुष्प में काम चलने वाला आज नहीं है, ठीक है ना। वो तो ये पूछेगा कि हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कब बना, कब इसको स्वीकृति मिली, ठीक है ना, आज ये पूछेगा। आज वो इतना कंपटीशन है कि आप यदि थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे सर, आप कहेंगे सर इतना लंबा ना पढ़ाइए कि स्वर के इतने लंबे, आप ये भेद हो गए वो भेद हो गए। आप बताइए डायरेक्ट स्वर के 3 भेद होते हैं और उसमें से ह्रस्वर, दीर्घस्वर और प्लुत स्वर, बस सर इतना पढ़ाइए। अच्छा हम इतना पढ़ा देंगे, जब उसके बाद पेपर में आएगा फिर कहना कि सर आप तो बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे, ये क्या हुआ। अरे भैया ये बताओ, यदि जो है 2 घंटे में यदि 3 से 4 नंबर हमको मिल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ आपको कुछ मिल पा रहा है। ये हम बता दें, ये आप लिख के रख लीजिए। पेपर देना यूपी पुलिस का भी आ रहा है और भी अदर एग्जाम, यूपी पीसीएस में, चाहे लोअर पीसीएस, लेखपाल, वीडियो, कोई भी एग्जाम आप देंगे, सुपर टेट, आपको सभी जगह मिलेगा। और 1 घंटे 2 घंटे में यदि हमको 2 से 3 नंबर मिल रहे हैं तो इससे अच्छे मुझे तो नहीं लगता कि अगर 2 घंटे नहीं हमको 5 घंटे में यदि कोई 2 से 3 नंबर दे रहा है, हम लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। पढ़े वो जो आए, तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो आगे जो है आगे है तीसरे में आप देखेंगे होंठ की बनावट के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो होंठ की बनावट के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें से आप देखेंगे तो होंठ की बनावट के जो आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांट देते हैं। पहला आप जो देखेंगे वो वृत्तमुखी है, पहला वृत्तमुखी। दूसरा आप देखेंगे वो है आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी, इसी को अर्धवृत्तमुखी भी कह देते हैं, अर्धवृत्तमुखी। इसी को 2 भागों में आपने देखा। इसमें से आप देखेंगे तो कौन कौन से इसमें से शब्द आते हैं। तो इसमें से आप देखेंगे कि जो छोटा उ, बड़ा उ, ओ और औ, उच्चारण करके आप देख लेंगे। जैसे आपको समझ में यदि नहीं भी आ रहा तो एक भी, जैसे हमने एग्जांपल में आया ओ, तो ओ आवृत्तमुखी है कि अर्ध आवृत्तमुखी है। तो यदि हम ओ बोले तो हमारा जो मुंह है ना, जो हमारे होंठ हैं, ये एक सर्किल का आकार दे रहे हैं। ऊ बोलेंगे तो हमारे जो होंठ है ना एक सर्किल का, ऐसा ऊ, ठीक ना। तो ये एक सर्किल का आकार दे रहे हैं। तो इसमें से आप देखेंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। जो बाकी बच्चे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, ओ, आओ, ये जो बच्चे हुए हैं वो सभी जो है आवृत्तमुखी में आ जाएंगे। ये ओ आओ नहीं होंगे क्योंकि ओ आओ जो है पहले भी उसमें लिख चुका है, ठीक है ना। ये ओ आओ लिखा है तो ये इसमें री, मतलब आपको इसमें से याद करना है। वृत्तमुखी जो हमने बताया, एक बार जहां आप एग्जांपल में देखेंगे कि ओ, इसका मतलब ये वृत्तमुखी है। ऊ, ओ, औ, ये क्या है, वृत्तमुखी है। बाकी जो बचे सब अवृत्तमुखी है। एक याद करो,
बाकी याद नहीं करना। आपको ओंठों के अनुसार आप ये याद करो, दो हैं वृत्तमुखी, ओंठ को दो ही भागों में हम बना सकते हैं, ये तो गोल बना लो, ये तो आधा गोल बना लो, और तो उसको तुम लंबा और तिरछा ऐसा तो कर नहीं पाओगे, ठीक ना। तो ओंठ को दो ही भागों में बांट पाएंगे, या तो आप बोलेंगे तो ओंठ गोल हो जाएंगे, यदि आप बोलेंगे तो ओंठ जो है कम गोल होंगे। यदि ज्यादा गोल हो रहा है तो वृत्तमुखी, यदि कम गोल हो रहा है अवृत्तमुखी, इतना ही हो सकता है। और वृत्तमुखी ऊ ऊ ओ औ, ये वृत्तमुखी है, बाकी सब अवृत्तमुखी है। ये आपको इसको ओंठों के आधार पर हमने दो भागों में इसको स्वर को बांटा था। आगे है मुखाकृति के आधार पर। चौथा मुखाकृति के आधार पर मुखाकृति के आधार पर आप देखेंगे तो इसको 5 भागों में बांटते हैं। पहला है समृद्ध, विवृत, अर्धसमृद्ध और अर्धविवृत, और इसमें से 4 ही हैं, जिसमें से पहला है समृद्ध, दूसरा है अर्धसमृद्ध, तीसरा है विवृत, चौथा है अर्धविवृत, ठीक है ना। पानी पी ले। इसमें से आप समृद्ध में देखेंगे तो समृद्ध में आपको छोटा ई, बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और आपको देखेंगे री। ये आपको समृद्ध में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से अर्धसमृद्ध में आपको आ, ए और उ, ये जो है आपको अर्धसमृद्ध में देखने को मिलेगा। बाकी जो है आप देखेंगे आए और औ, ये जो है आपको अर्धविवृत, ए और ओ। बचा क्या, इसमें से आप देखेंगे तो जो बड़ा आ बचा है वो विवृत में आ जाएगा। ये लिखते हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और री। इसमें से ये मुखाकृति के आधार पर हो जाता है। ये 4 भागों में आपको देखने को मिले। इसमें से आप देखेंगे तो अर्धसमृद्ध और अर्धविवृत को ईसत समृद्ध, ईसत विवृत भी कह देते हैं। यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये अर्धसमृद्ध क्या है, अर्धविवृत क्या है, हमने तो ईसत पढ़ा है। आप देखेंगे जो समृद्ध होता है इसमें मुख जो द्वार होता है ना वो पूरा बंद हो जाता है। जैसे ई बोलेंगे वो पूरा मुंह बंद हो जाता है, ऊ बोलेंगे पूरा मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि मुख के विषय में हम पढ़ रहे हैं। आप ये नहीं कहते हैं कि सर आपने तो बताया था कि होंठ, तो हमारा तो होंठ थोड़ा पढ़ रहे हैं हम, कर मुख का। अब मुख के विषय में हम जानना है। जब हम यदि हम आ बोल रहे हैं तो आ बोलने में हमारा मुख क्या पोजीशन रहती है, ए बोल रहे हैं तो हमारे मुख की क्या पोजीशन रहती है, क्योंकि मुख के विषय में हम पढ़ रहे हैं। इसमें से और कुछ जो है आप सोचेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि आगे व्यंजन पढ़ लेते हैं।
सर इतना ही है, जो प्रश्न पूछे जाएंगे इतने से ही पूछ लिए जाएंगे। आगे है व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन क्या होता है, हमने स्वर बताए थे। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं, परतंत्र होते हैं। परतंत्र मतलब दूसरे पर आश्रित। आपने पढ़ा होगा कि जो परतंत्र होता क्या है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, जो दूसरे पर आश्रित होते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, ये समझ लो। और होते किसके ऊपर आश्रित हैं, स्वर के ऊपर आश्रित होते हैं। आप कहेंगे वे वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाएंगे ये। आप ऐसे भी कह सकते हैं वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो ये आपका जो है परिभाषा हो गई। व्यंजन के भेद यदि देखें, व्यंजन के भेद, तो व्यंजन के भेद आप देखेंगे तो व्यंजन के जो भेद हैं वो मुख्यतः 3 ही माने जाते हैं। पहला जो आप देखेंगे व्यंजन के भेदों में वो आपको मिलेगा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा अंत्यष्ट व्यंजन, अंत्यष्ट व्यंजन। और जो तीसरा आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, ये वे वर्ण होते हैं जो जब इनके उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से होते हुए मुंह के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब फेफड़ों से वायु आएगी, बोलते हैं तो कहां से वायु आ रही है, फेफड़ों से ही आ रही है। फेफड़ों से वायु आई मुंह में आएगी और मुंह के जिन भागों को छुएगी, मुंह में कौन कौन से भाग हैं, पहले मुंह यदि फेफड़ों से आएगी कंठ को छुएगी, तालु को छुएगी, मूर्धा को छुएगी, दांत को छुएगी और फिर होठों को छूती हुई वो बाहर निकल जाएगी। और यही जो है, और जिन भागों को छुएगी वो उसका वर्ग कहलाएगा, आगे पढ़ेंगे हम। तो स्पर्श व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन वो है जब श्वास या वायु फेफड़ों से होते हुए मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की यदि संख्या देखी जाए, इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है, 25 होती है। जिसमें से ये 25 संख्या बनी कैसे है, तो इसमें से 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग होते कौन कौन से हैं, पहला होता है क वर्ग, दूसरा होता है च वर्ग, तीसरा होता है ट वर्ग और चौथा होता है त वर्ग और पांचवा होता है प वर्ग। इन 5 वर्ग होते हैं, पहली बात 5 वर्ग, और इन 5 वर्गों में 5-5 अक्षर होते हैं। 5-5 अक्षर कौन कौन से, तो आप देखेंगे तो का, खा, गा, घा, अंगा क वर्ग में होते हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये आप देखेंगे प्रत्येक वर्ग में आपको 5 अक्षर मिलेंगे, 5 अक्षर प्रत्येक वर्ग में। प्रत्येक वर्ग में कितने हैं, 5 अक्षर हैं, 5 वर्ण हैं। और ये 5 वर्ण और 5 अक्षर इक्वल टू 25। इसका मतलब स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25। ये
आपके सामने क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये बताइए कि जा किस वर्ग का अक्षर है? आपने देखा च वर्ग में जा आता है, च वर्ग का ये वर्ण है जा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से स्पर्श व्यंजनों में। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं। तो आप कोई भी यदि इसमें से क्वेश्चन बन रहा है छूटेगा नहीं। आगे अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के मध्य रखे गए हैं, उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या यदि देखी जाए तो इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। और वो होते कौन कौन से हैं? तो या, रा, ला और वा, ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? उच्चारण करते समय जब हवा मुंह से घर्षण करते हुए, रगड़ते हुए जब बाहर निकलती है, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आप देखेंगे इसमें भी ऊष्म व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। और होते कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे इसमें से सा होता है, सा होता है, सा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। मतलब सभी सा और हा ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा अंत्यस्थ व्यंजन। और का से लेकर के मा तक जो सभी अक्षर होते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। का से लेकर के मा तक सभी अक्षर स्पर्श व्यंजन। यदि देखा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है टोटल, तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25, 4, 4, इनको आप जोड़ेंगे 33 आएगा। तो व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है? 33। आगे जो है इसमें से आगे देखें कि व्यंजनों में से हमने पढ़ा ऊष्म व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। आगे एक व्यंजन के भेद से बाहर किए गए हैं, इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन है जो दो व्यंजनों के मिलने से बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त कहा जाता है। संयुक्त का मतलब होता है मिलना, और व्यंजन मीन्स व्यंजन। इसका मतलब जो है इसमें से व्यंजन मिले होंगे वो संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। इनकी यदि संख्या देखी जाए तो इनकी संख्या होती है 4। आप कहेंगे कौन कौन सी संख्या ये 4 होती है? बच्चे क्या है? छ, त, त्र, ज्ञ और स्र। सबसे बड़ी बात ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और बहुत मेरे हिसाब से गलत भी होते हैं, तो आज गलत नहीं होंगे, देख लेना चाहिए। इसको आप देखेंगे कि ये जो छ है, छ किसके मिलने से बना है? तो आप देखेंगे का और सा, इनके मिलने से ये छ बना है। जो त्र है, ता और रा के मिलने से त्र बना हुआ है। ज्ञ है, जा और इया के मिलने से ज्ञ बना हुआ है। और जो स्र है, सा और रा के मिलने से ये आपका स्र बना हुआ है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि इनको हम याद कैसे करें। याद करने की दिक्कत आ जाती है। याद अभी करा रहे हैं, अगर जो है याद ना करा पाए तो बेकार है, पढ़ाना ही बेकार है हमारा।
हमने पहले शुरू में बताया था कि हिंदी को रटना नहीं है, हिंदी में भी हम ट्रिक लाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ा है। देखो कैसे आपने जब छोड़ रहे हो ना तो आपने इंग्लिश पढ़ी होगी कि जो छा की जो मीनिंग होती है छा की वो क्या होती है, के एस एच होती है। बाद में जो नई वर्णमाला की पुस्तक आई है उसमें ए भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। पुरानी में ए नहीं था, परंतु जो नई आई है उनमें ए लगा दिया गया। तो हम चलो नए के हिसाब से चल लेते हैं। उसके बाद जो त्रा में टी आर ए हो गया। ज्ञा में आप देखेंगे, ज्ञा में क्या है तो आप देखेंगे ज्ञा की होती है जी वाई ए हो गया। स्रा की आप देखेंगे, स्रा की आप कहेंगे एस एच आर ए हो गया। ये मीनिंग सही लिखी है ना, आप देख लीजिए। सबसे पहली बात आप जानते हैं कि जिसके साथ में स्वर लग जाता है तो वो फिर हलंत नहीं रह जाता। हलंत हलंत है क्या, हलंत वे वर्ण जिनके साथ जो है, जिनके साथ स्वर नहीं है। जैसे का है, का के नीचे यदि ये हलंत लगा है ना तो इसका मतलब ये अर्थ व्यंजन है, पूर्ण व्यंजन नहीं है। इसके आगे यदि आ लग गया तो ये पूर्ण व्यंजन बन गया, क्योंकि जो का है ना बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। का को आप का बोलिए और आ नहीं आना चाहिए, बोल के दिखाइए, नहीं बोल पाएंगे, आपको बोलना ही पड़ेगा इसमें से। अब जब आ यदि इसमें आ गया तो फिर आप पूरा हो गया, फिर हलंत नहीं रह गया। आप देखेंगे कि जो का की मीनिंग क्या होती है, क्या होती है, हमने का रख दिया, इसके साथ में का के साथ में ए नहीं है, हमने इसको हलंत कर दिया, ठीक है ना। एस एच से सा होता है, ये एस एच से सा होता है और इसके साथ में ए मिल गया। जब ए इसको मिल रहा है, स्वर मिल रहा है, तो ये फिर जो है ये हलंत नहीं होगा। इसका मतलब जो है पहला जो वर्ण होगा वो हमेशा हलंत होगा। एग्जामिनर यही तो फंसाता है। एग्जामिनर कैसे बनाएगा, एग्जामिनर बनाएगा का प्लस सा, का प्लस सा, का प्लस सा, का प्लस सा, ऐसे बना देगा। परंतु यही तो आपको सोचना है। आपको ये ट्रिक मालूम है कि जो छा है ना इसकी मीनिंग ये होती है के कैसे का, इसके साथ में कोई भी स्वर नहीं है, हलंत हो गया। एस एस से सा होता है, सा इसके साथ में ए है, हलंत नहीं होगा। उसके बाद त्रा, त्रा की जो आपने मीनिंग जो देखी है वो टी आर ए होती है। टी से होता क्या है, आप कहेंगे टी से ता होता है, इसमें जो है कोई भी स्वर नहीं है, हलंत लगा दो। आगे रा, आर से क्या होता है, रा होता है, इसके साथ में ए है, रा पूरा हो जाएगा। टी और आर से क्या हो गया, रा हो गया। ये ट्रिक है, नहीं मिली होगी कहीं, देख लेना जो बता रहे हैं। आज के बाद गलत भी नहीं होगी। ये संयुक्त व्यंजन, ये जो संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन आप पढ़ रहे हैं ना, गलत नहीं होंगे, एक बार पढ़ लीजिए। ज्ञान, आप कहेंगे ये तो डिस्टर्ब कर रहा है। हमने बताया था कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो वास्तविकता से उनका कुछ लेना देना नहीं, कुछ बहुत कल्पना भी तो करना पड़ेगा, माइंड को भी तो चलाना पड़ेगा कि हर चीज बस आप रट लेंगे। जी ये लिखा है, वाई लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। जी है, ये जी लिखा है ना, इसको थोड़ा आगे ऊपर कर दो, क्या बन गया, जा बन गया, जा बन गया। इसके साथ में ए नहीं लगा है, हलंत लगा तो जा, मालूम चल गया। आगे ये क्या लिखा है, वाई, ये वाई लिखा है, इसको थोड़ा तिरछा कर दो, मतलब जो है वाई को जो है थोड़ा ऐसे कर दो। आप वाई ऐसे भी कुछ लोग बना देते हैं ना, तो इसको जो है ऐसे करके ऐसे कर दो, ये वाई है, इसमें डंडा लगा दो, कल्पना करना है। इसमें ए लगा है, यह हलंत नहीं होगा, ठीक है ना। जी और वाई है, इससे क्या हो गया, ज्ञा हो गया। एस एच आर से देख लें, एस एच से क्या होता है, सा होता है, एस एच से सा होता है, होता है। इसमें ए लगा है, नहीं लगा, कोई स्वर है, नहीं लगा, हलंत लगा दो।
आ से क्या होता है? रा होता है, ये लगा है, रा लगा दो। ऐसे से क्या होता है? श्रा। आज के बाद गलत नहीं हो, ये हम बताते हैं। कभी गलत करके आप चले जाना, ये ट्रिक मिलेगी कहीं नहीं, ये हम बताते हैं। बहुत से लोग पढ़ाते हैं हिंदी, परंतु ये आपने पहली बार पढ़ा होगा। और संयुक्त व्यंजन यदि वर्ण, यदि चैप्टर आ रहा है, हिंदी आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई पेपर बना नहीं है जिसमें संयुक्त व्यंजन आया ना हो। और यदि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, परंतु ये पढ़ लेना, कंफ्यूजन खत्म। कंफ्यूजन आएगा ही नहीं, चला गया कंफ्यूजन। आगे जो है पढ़ते हैं, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं। ये वो व्यंजन है, ये वे वर्ण है जो किसी के भेद नहीं, अलग से रखे गए हैं इनको। दैट इनको हम समझेंगे, इनकी संख्या क्या है, कौन कौन से हैं, इनमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, द्वि मीन्स होता है दो, गुण मीन्स गुण, ये तो होगा ही क्या, मतलब जिसमें दो गुण हो द्विगुण व्यंजन होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या दो होती है। आप कहेंगे कौन कौन सी होती है? तो एक होता है डा, एक होता है डा। आपने टा वर्ग में भी डा और ढा देखा होगा, टा वर्ग में डा और ढा, एग्जामिनर ये फंसा देता है। ये बताइए द्विगुण व्यंजन कौन सा है? डा, डा, अड़ा, पा, दोनों डा लिखे हुए हैं, परंतु इसमें से जो द्विगुण व्यंजन है वो ये, इसमें दो गुण हैं। डा जो नीचे, आप बहुत से लोग हैं कि जो टावर का जब लिखते हैं ना, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, नीचे जो इसमें पॉइंट लगाते हैं, बिंदी का प्रयोग कर देते हैं। ये गलत है, इसमें नहीं होता। ये द्विगुण अपने अलग से व्यंजन है, ठीक ना। इसमें ज्यादा टाइम देने के लिए डायरेक्ट पूछता है द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? दो होते हैं। उसके बाद जो है आगे आगे देखेंगे अयोग वाह में जी, अयोग वाह, अयोग वाह का यदि आप इसको अलग अलग करके देखेंगे, आ प्लस योग प्लस वाह। हमेशा हमने कहा था आ का मतलब नहीं लगाओ, नहीं, योग मतलब जोड़कर, क्या? जोड़कर। वाई मीन्स कह सकते हैं आप भार, कुछ भी आप कह सकते हैं। मतलब जो है इनको साथ लेने के लिए, साथ जोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो चाहे स्वर देखो, स्वर कह रहे हैं कि नहीं हमारे बस का भैया खेल नहीं है। व्यंजन कह रहा है हम भी नहीं भैया लें, हमारे बस का नहीं है। परंतु हाँ, जिसको जरूरत पड़ेगी वो ले लेगा। आप यदि देखेंगे का को, का का जरूरत पड़ी का को, इसने ले लिया, ये है अनुस्वार, अनुस्वार को ले लिया इसने, ऊपर कंग हो गया। का को जरूरत पड़ी, विसर्ग को ले लिया इसने, का हो गया। आपको जरूरत पड़ी, आने ऊपर ले लिया, अंग हो गया। आपको जरूरत पड़ी, विसर्ग को ले लिया, आहा हो गया। मतलब लेने के लिए भी किसी को तैयार नहीं है, और जब जरूरत पड़ रही है ना तो ले भी ले रहा है। वो ये कह रहा है देखो हम परमानेंट सीट नहीं दे किसी को, परमानेंट सीट हम देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अस्थायी सीट के मेंबर के रूप में तुमको हम अपने साथ रख सकते हैं। आप देखेंगे हमने जब वर्ण के भेद पढ़े थे, तो वर्ण के भेदों में से हमने पढ़ा था कि स्वर के दो भेद भी होते हैं, स्वर के तीन भी भेद होते हैं। परंतु ये स्थायी रूप से नहीं कह सकते हैं कि अयोगवाद है, क्योंकि वो कहते स्वर कहते हैं हम भी लेने के लिए तैयार नहीं है, और व्यंजन कह रहे हैं कि हम भी लेने के लिए तैयार नहीं है, हम भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो और जिसको जरूरत पड़ रही है वो ले भी रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है अयोगवाद, तो
सबसे पहले अयोगवाय में देखेंगे अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार का आपने चिन्ह देखा होगा, एक ऊपर बिंदी रखी रहती है और इसका बस प्रयोग ही आपको देखने को मिलता है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो वर्ण होते हैं, इसका जो प्रयोग होता है अनुस्वार का, इसका प्रयोग जो है हिंदी भाषा में किया जाता है। उसके बाद जो आप देखेंगे कि विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग को आप देखेंगे, ये इसका प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में ही आपको देखने को मिलेगा। संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में आप देख सकते हैं, परंतु जो विसर्ग का प्रयोग है वो केवल संस्कृत भाषा में ही आपको जो है देखने को मिल सकता है, जिसमें से आप देखेंगे कि अनुस्वार, विसर्ग, इसमें से अयोगवाय में बस यही दो, इसको हम कह सकते हैं कि अंग, और इसको कह सकते हैं आह। उसमें से आप देखेंगे कि ये अयोगवाय इतना ही आप रखिए, इससे ज्यादा इसमें से कोई पूछते नहीं है, बस यही डायरेक्ट पूछते हैं कि अयोगवाय कौन सा है, इससे ज्यादा जो है इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बहुत है। उसके बाद जो है हमने द्विगुण व्यंजन भी पढ़ लिया है। यदि आप देखें तो संयुक्ताक्षर आप पढ़ सकते हैं, यदि संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर क्या होता है, मतलब वो अक्षर जो संयुक्त मतलब जुड़े हुए हैं और इनका जो प्रयोग है वो कैसे, आप देखेंगे कि जैसे हमने कहा कि दिल्ली, मतलब जो है दिल्ली में दो क्या है, संयुक्त होकर के ये बने हुए हैं। उसके बाद जो है कोई भी, जैसे दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक है, ये सब संयुक्ताक्षर के अंतर्गत जो है आपके ये शब्द आ जाते हैं। डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये बताइए किसमें से कौन सा संयुक्ताक्षर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।